नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और अब मुस्कुराती सुबह में टाइम हो गया है इमरान साहब की म्यूजिक के साथ साथ हमारा चाय टाइम, जो कि हम लोग बड़ी खुशी से एंजॉय करते हैं। साजिद भाई की चाय की तो क्या ही बात। और इस चाय के साथ अब हमारी तरफ से एक फरमाइश जो हम खादिम साहब को कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताते चलते हैं कि मेहंदी हसन खान साहब के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि आप लोगों को दिखाते हैं। आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मेहदी हसन, सदर शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन। सबसे पहले तो मैं वसीम हैदर साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि वो इस चैनल से मेरे फादर के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री मूवी वीडियो जो है वो बना रहे हैं और उन्होंने मुझसे रब्ता किया। ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं कुछ अपने फादर के बारे में आप लोगों से उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें शेयर करूं। मेरे फादर शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब, मतलब उनके बारे में तो कहना अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं कि उनके बारे में क्या कह सकते हैं। जहां तारीफ ख़त्म होती है वहां उनका नाम स्टार्ट होता है। तो उनके बारे में तो कहना खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन एज अ सन कुछ उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें मैं शेयर करूंगा कि वो कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की, पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली के साथ कैसे थे। तो ये कुछ बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूंगा मैं, ताकि वैसे तो तकरीबन सभी जानते हैं उनके बारे में, लेकिन जो नई जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, जो अभी की जनरेशन है, उनको भी मेहदी हसन साहब के बारे में सही मालूम होना चाहिए। मेरे फादर, उनकी पैदाइश राजस्थान की है, जयपुर का एक छोटा सा जिला है झुंझुनू का एक छोटा सा गांव लूना, वहां उनकी पैदाइश हुई। और हमारा जो घराना है कलावंत घराना है, गायकी के हवाले से कलावंत घराना हमारे यहाँ प्योर ध्रुपद गायकी गाई जाती है। उस घराने में मेरे फादर तशरीफ लाए और अपनी जिंदगी का आगाज किया। मेरे फादर 16 जनरेशन थे। हमारा जो एक म्यूजिक का जो सिलसिला चला आ रहा है, 16 जनरेशन थे। मैं 17 हूँ और मेरे बेटे 18 जनरेशन है। तो अल्लाह की मेहरबानी है, हमारा सिलसिला चला आ रहा है ये। लेकिन मेरे फादर ने ध्रुपद गायकी को एक नए रंग में ढाला, गजल को उन्होंने एक नई जिंदगी दी, तो वो शहंशाह गजल कहलाए गए। हालांकि बड़ी मुश्किल बात होती है ये कि ध्रुपद क्लासिकल, प्योर क्लासिकल गायक जो है वो गजल गाने में प्रॉब्लम होती है। गजल गायक प्लेबैक सिंगिंग करने में कमजोर होता है, लेकिन अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है और अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था। और मैं तो यही कहता हूं कि वो इस दुनिया में आए इसी काम के लिए थे, दुनिया को बताने के लिए आए थे कि गाना बजाना सही कैसे होता है, वरना इतनी अच्छी सोच बहुत कम लोगों को मिलती है। ये उन्हीं को मिलती है जिन पे अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। उनमें से एक मेरे फादर उस्ताद मेहदी हसन साहब थे। अस्सलाम वालेकुम, गुलाम अब्बास साहब की खिदमत में हाजिर अस्सलाम कबूल कीजिए। मुझे आज कहा गया है कि मेहदी हसन साहब के बारे में कुछ कहिए, लेकिन मेहदी हसन साहब के बारे में क्या कहा जा सकता है। एक बहुत बड़ा जुमला जो उनके नाम से मंसूब है कि शहंशाह गज़ल वही थे, वही हैं, वही रहेंगे, क्योंकि उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि गज़ल की गायकी को मेहदी हसन साहब जैसा किसी ने नहीं गाया। ये बड़ी साफ और आया बात है
कि मेहदी हसन साहब ने गज़ल की गायकी को एक ऐसा रूप दिया जो किसी आर्टिस्ट ने इससे पहले नहीं दिया। गो बहुत बड़े बड़े उस्ताद, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट अपने अपने हवाले से बहुत ही अच्छा बेमिसाल काम करके गए गज़ल के हवाले से, लेकिन मेहदी हसन साहब का अंदाज़ जो था वो ज़बान ज़द-ए-आम इसलिए हुआ कि उन्होंने बहुत कोशिश की इसमें कि गज़ल की गायकी को क्लासिकल सिन्फ में ज़म किया जाए, इसलिए उनकी गायकी में क्लासिकल अंदाज़ नुमायां तौर पे रहता है। और ऐसा होना, इस तरह खालिस रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। उनके दौर में कई दूसरे आर्टिस्टों ने बहुत अपना नाम कमाया और उनसे अलग एक अपनी सिन्फ बनाकर, एक अपना अंदाज बनाकर उनकी मौजूदगी में अपना नाम किया। वो काबिल तहसीन है, सारे लोग काबिल तहसीन है, लाजवाब है। लेकिन मेहदी हसन साहब के मकाम को इसलिए कोई नहीं पहुंच सका कि उन्होंने लफ्ज़ और सुर को एक दूसरे का लिबास बना दिया। क्लासिकल गायकी के जितनी असनाफ हैं, गज़ल की जितनी ज़रूरत थी उतना उतना हिस्सा उन्होंने लेकर, ध्रुपद का हिस्सा लेकर, दुमार का हिस्सा लेकर, ख़याल का, ठुमरी का, कजरी का, दादरे का, सादरे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर गज़ल में शामिल किया। और आज गज़ल सिर्फ एक गज़ल ही नहीं बल्कि बहुत सारी असनाफ एक सिन्फ में शामिल हुई भी हैं। जो भी कोई गज़ल गाएगा वो अगर मेहदी हसन साहब की तरह गज़ल गाना चाहता है तो उसको मेहदी हसन साहब के साए के नीचे रहकर उन्हें सोचना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली फ्रॉम पाकिस्तान। मैं खान साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उस्ताद मेहदी हसन साहब के लिए कैसे शख्स सदियों में नहीं आते, सदियों में भी नहीं पैदा हो सकते। बेमिसाल फनकार, बेमिसाल एक ऐसे गजल गायक जिन्होंने गजल को भी और गीत को भी इतने खूबसूरत तरीके से गाया है कि बंदा सोच सकता है, गा नहीं सकता। खान साहब के लिए मैं क्या कहूं, छोटा मुंह और बड़ी बात। उन्होंने जब जब भी गाया, ऐसा गाया कि बेमिसाल गाया। अपनी मौसीकी, अपनी गायकी, अपने रंग में ऐसा गाया है कि लगता है कि कोई आसमानी आवाज है, एक ऐसी आवाज जो दिलों में घर करती है, जो दिमाग पे असर करती है। उनकी गायकी का अंदाज एक ऐसे गोल्ड की तरह है, इसका वजन ज्यादा और उसकी जो वेट ज्यादा है उसका, लेकिन इतना कंप्रेस हुआ है कि 5 तोले भी इतना सा है वो, लेकिन वो कीमती सोने की तरह है, डायमंड की तरह है। हाँ साहब की क्या बात करूं मैं। उनके लिए मैं यही कह सकता हूं कि रे 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 रे, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े प्लीज उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करें और खान साहब जैसे लोग
न पैदा न शुद्ध, बस उनके नक्शे कदम पे हम सब लोग चल रहे हैं। गजल गायकी को कोशिश कर रहे हैं कि उनके नाम से चलाया जाए। थैंक यू वेरी मच। आदाब। I'm Dr. Amjad Parvez from Lahore. Saeed Wasim Haider मेरे दरीना दोस्त हैं. We were friends in Saudi Arabia. He was running a geotech investigation, soil investigation company, Muqbil, and I was head of NESPAC, a Pakistani consulting organization. 1950 और 1960 की दिहाई में रेडियो वाहिद जरिया इबलाग था, जिसको सुनकर इतलात और तफरीह यकसा तौर पर हासिल की जाती थी। हम सब खबरें, मौसीकी और ड्रामों से मुस्तफीद होते थे। रेडियो पाकिस्तान गुलकारों को महाना अपने फ़न के इजहार की दावत देता। हर फनकार के लिए ये फ़ख्र का मुकाम होता कि वो रेडियो पाकिस्तान की क़ुव्वत समाअत यानी ऑडिशन के सख्त मयार के कठिन मरहलों से गुजरे। ट्रांसक्रिप्शन सर्विस कराची और लेटर सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट लाहौर जो था वो ख़ास स्पेशल रिकॉर्डिंग्स करता था, और वहाँ पर मेहदी हसन ने गज़ल की गायकी में मुनफरद अंदाज मुतारफ़ कराया, जो जदीद अंदाज और ठुमरी गाने के अंदाज का मरक़ा था, कम्बिनेशन। उस पर तुरा ये कि उनकी नर्म और दिलगुदाज आवाज़ की वजह से उनकी गाई हुई गज़लें शाकीन के दिलों तक उतर गईं। मौसीकी के साथ सरमुंडल के साथ गाने की रीत भी उन्होंने डाली। उस साज का रचाव, उनकी गज़लों नावेक अंदाज से दर्दीदाए जाना होंगे, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, कैसे छुपाऊं राज गम, और गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले वगैरह, ये उनकी अहवाल का जो दौर था उसकी रिकॉर्डिंग्स थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मैं शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब का बड़ा दामाद आपसे मुखातिब हूँ, और मेरा ताल्लुक भी एक म्यूज़िक घराने से है, मुरादाबाद म्यूज़िक घराना, जो मेरे वालिद साहब उस्ताद जाहिद हुसैन खान साहब इज़ अ वेरी ग्रेट सारंगी प्लेयर इन द वर्ल्ड। जो गज़ल की कोई शक्ल नहीं थी, खान साहब ने उसको शक्ल दी गज़ल को, तो ये दुनिया में बहुत बड़ा अचीवमेंट है खान साहब का। एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी छोटी सिस्टर जो खान साहब की बहू भी है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, और उन्होंने पर्सनली जो खान साहब पे जो बिल्कुल समझ लो उनकी ज़िंदगी का निचोड़ जो है वो खान साहब ने खुद, और इसमें सबसे बड़ी बात और उनके लिए फ़ख्र की बात है कि खान साहब ने खुद उनको कहा कि तुम किताब लिखो, और वो किताब इंशाल्लाह बहुत जल्दी शाया हो गई है और इंशाल्लाह मंज़िल आम पे आने वाली है। बस्ती बस्ती
जंगल जंगल ये धुआं बल खाता जैसे काले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उस्ताद शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब की कब्र पर खड़ा हूँ और उनके साथ उनके बड़े बेटे हैं आरिफ मेहदी हसन साहब। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे और बड़ी इनसे मोहब्बत की, बहुत टाइम इनके साथ, जिस तरह इनके फादर के साथ मैंने टाइम गुजारा है और मेरे पास तस्वीरें भी हैं उनकी, मेरी बचपन की उनके साथ तस्वीरें भी हैं। तो उसके बाद फिर ये आसिफ मेहदी भाई हैं, ये भी 2 अगस्त को इंतकाल कर गए थे। तो ये भी अपने वालिद साहब की साथ हैं और इन दोनों की वसीयत थी कि मुझे राइट पर तदफीन किया जाए और आसिफ भाई को जो है ना वो लेफ्ट पर तदफीन किया जाए। तो अल्लाह ने हमारी सुनी और इनकी फैमिली ने इस बात को माना और हमारा मानते हुए बात को तो यहाँ पे तदफीन की है इन दोनों की। और ज़िंदगी में भी ज़्यादा करीब यही थे, राइट हैंड पे आरिफ भाई चलते थे और लेफ्ट पे ये आसिफ मेहदी। ज़्यादातर मैंने इनको देखा है। बस्ती बस्ती जंगल जंगल ये धुआं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी और ये डॉक्यूमेंट्री का जो खूबसूरत ख़जाना जिसको सारी चीज़ों को जमा करने में बहुत अहम कारकर्दगी जो निभाई है वो है इमरान साहब ने निभाई है। उनसे जानेंगे ये आपने इतनी खूबसूरत चीज़ें जो है हमारे लिए जमा की और नाज़रीन ने देखा, हम सब मुस्तफ़ीद हुए, इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया कहकशां। ज़बरदस्त की एक ऐसी शख्सियत के बारे में आप कुछ बनाएं तो वो वैसे ही बड़ी ज़िम्मेदारी भी होती है और आपके लिए एजाज़ भी होता है। तो इसका जो सारा सहरा है, जिसकी ये सोच थी, जिसने किया, वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं सैयद वसीम हैदर, कनाडा में होते हैं। इंस्पिरेशन 1 उनका टीवी है। तो उन्होंने ये बताया कि इमरान इस तरह हम करना चाह रहे हैं और इस तरह करेंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा आइडिया लगा, मैंने कहा बिल्कुल। तो सारा उन्होंने रिकॉर्ड किया, फिर हम लेके बैठे, फिर हमने इसको एक तदवीन करके एडिट करके एक प्रॉपर शक्ल दी। और फिर हमारे इतने हर दिल अजीज़ दोस्त, एक बड़ी पसंदीदा शख्सियत बुलंद भाई हमारे अच्छे दोस्त थे। तो मैंने कहा बुलंद भाई से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं, तो हम बना के अपने चैनल पे देंगे और ये बुलंद भाई इसको ऑनर करेंगे। तो इसमें आपने देखा कि कितने बड़े बड़े आर्टिस्टों ने जो आज भी लिविंग लेजेंड हैं और बड़ा बूर रखते हैं अपने काम पे, उन्होंने कितने बारीक बीनी से खान साहब के बारे में बताया। और हर फूल ने जब खान साहब की खुशबू के बारे में बताया तो एक ऐसी बात बताई है, ऐसा लफ्ज़, ऐसा जुमला दिया है कि जो आप सोचें उस पर घंटों बोल सकते हैं। मोहम्मद अली साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, अब्दुल लटा हैं, हरीरन हैं और दूसरे लोग हमारे गुलाम अब्बास भाई कितना खूबसूरत गाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अगर पसंद आते हैं ना खान साहब को तो गुलाम अब्बास भाई बहुत पसंद आते हैं, बहुत प्यारा गाते हैं। तो इतने सारे लोगों के और वो शख्सियत ही ऐसी थी ना कि अगर आप उनके बारे में बोलना शुरू करें तो गायकी तो एक अपनी जगह है, लेकिन एज ए शख्सियत, एज ए पर्सन वो कितने मिठास थे। फिर उनकी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, उनका उबूर उर्दू ज़बान पे जब वो गाते थे तो लगता ही नहीं था उनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं, मतलब मादरी ज़बान उर्दू, लेकिन घर में उर्दू कम बोली जाती, राजस्थानी ज़्यादा बोली जाती थी। लेकिन आप उनकी उर्दू सुने, कितनी शाइस्ता, कितनी ज़बरदस्त उर्दू गायकी के लिहाज से भी। और फिर उनका सुर और लय पे जो कंट्रोल था वो बहुत मुश्किल है। मतलब उन्होंने उस दौर में पूरी दुनिया घूमी जहाँ लोग दूसरे शहर जाने को भी बड़ा समझते थे और मीडिया का दौर नहीं था, यूट्यूब का दौर नहीं था, लेकिन वो दुनिया के हर रेडियो स्टेशन पे और हर जगह जहाँ भी गज़ल और अच्छा म्यूज़िक सुनने वाले लोग थे वो उनको पसंद करते थे। तो मैं वसीम भाई को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी ये काविश जो है ना वो रंग लाई। और एक किताब भी इसमें बताया इस डॉक्यूमेंट्री में कि उनकी जो बहू हैं वो किताब लिख रही हैं। एक किताब तो हमारे फैसल नदीम भाई लिख चुके हैं, वो बहुत ज़बरदस्त किताब है। मतलब वो ऐसी किताब है कि उसमें पूरी ज़िंदगी सैयद फैसल नदीम ने उसमें समो दी है। अच्छा। तो एक किताब अभी और आ रही है। तो मतलब वो वाकई शख्सियत ऐसी कि जिसके बारे में आप जितना बोलें बात
बात करें वो कम है। बिल्कुल बिल्कुल कम है। नाजरीन, गुफ्तगू तो चलती रहेगी, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और बढ़ते हैं हम खादिम साहब की जानिब, और उनसे हमने एक फरमाइश की है गीत की, जो कि हम चाहते हैं कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में हम सबको सुनाएं। जी खादिम साहब। जी 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 बिल्कुल। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है कुछ न कुछ कहूँ, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी खुशबू वही फिर है हवाओं में। ऐसा नजारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा, मुझको दोबारा। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं। वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। वाह 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 वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। अच्छा, मतलब कि ये पॉप गाना समझ लें आपने मॉडर्न म्यूजिक साथ, तो ये लगेगा नहीं कि एक ऐसा सिंगर गा रहा है जो कि बेपनाह का ज़बरदस्त जो है गज़ल सिंगर भी। और ये गाना देखें किस तरह उन्होंने गाया, एक्सप्रेशन और शायरी और उसकी बीट कॉम्पोजिशन। तो ये प्लेबैक सिंगर जो सिंगिंग थी खान साहब की बड़े कमाल स्टाइल से वो करते। और मुझे नहीं लगता कि कोई और सिंगर जो है वो गज़ल के साथ गज़ल गायकी के साथ जो है पॉप सिंगिंग को लेकर चले इतनी पीक पे कि जितना जब वो गज़ल गा रहा है तो लग रहा है कि यार ये गज़ल का लेवल है एक।
और जब वो गीत गा रहा है तो लग रहा है क्या मिठास गीत है। और जब वो पॉप म्यूजिक में गा रहे हैं, ये गाना गा के तो खान साहब ने एंड कर दिया था कि भाई ठीक है, गज़ल अपनी जगह, गीत अपनी जगह, लेकिन ये म्यूजिक और ये जब वो पिक्चराइज होकर सिनेमा स्क्रीन पे ऑन एयर हुआ, ये गाना चला, तो लोग आज तक इतनी दिहाइयाँ गुजर गई हैं, लेकिन लोगों के आज सुनाए लगता है आज का गाना है और आज जबरदस्त है। और मतलब आज के जो भी सिंगर्स हैं, जो भी लोग हैं सिंगिंग में आते हैं, उनका एक अपना ही ट्रेंड होता है, एक अपना ही सेट करके चलते हैं कि भाई हमने इस ट्रैक पे चलना है और इसके अलावा नहीं जा भी थोड़े आगे पीछे हुए तो पता चल जाता है। और एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है ना कि जी 2 साल 4 साल 5 साल, बस उसके बाद अगर नहीं आपने मेहनत की, वैरायटी नहीं दी ऑडियंस को, चेंज नहीं किया, तो फिर आप स्टेबल नहीं रह सकते, आप वाइप हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके लिए आप सस्टेन रहने के लिए आपको मेहनत भी करनी है, आपको वैरायटी भी देनी है, आपको चेंज भी देना है। खान साहब ने जब भी जो चेंज दिया वो उसी चीज़ को रहते हुए ऐसा चेंज कर दिया कि वही चीज़, गज़ल को दूसरी टाइप की गज़ल दे दी, बहुत लो में दे दी, तो बहुत क्लासिकल गज़ल में दे दी, बहुत आसान सी गज़ल दे दी, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, हाई रेंज में दे दी, और मिड में, लो नहीं है। बाकी आप जो गज़लें सुने खान साहब की, तो वो लो में भी बहुत जा रहे हैं और मिड में जा रहे हैं, हाई में जा रहे हैं। माशाल्लाह, क्या मतलब कितनी खूबसूरत बातें होती हैं। और अपने सितारों के बारे में, अपने लेजेंड्स के बारे में जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप इतना प्राउड फील करते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ऐसे ऐसे लोग दुनिया में उतार के भेजे हैं जो कि इनबॉर्न टैलेंट है। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जिनको ऊपर अल्लाह की मेहरबानी होती है, हाँ, करम होता है, और हालात और वाक़यात भी उनको फिर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे साजगार मिलते हैं कि वो पनपते चले जाते हैं और वो फिर सीखते भी रहते हैं। देखिए मौला अली का कॉल है कि इल्म जो है वो मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ भी मिले ले लो, तो वो इल्म ले रहे होते हैं। और फिर मौला ने ये भी कहा कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो जिससे भी कोई सीखने की बात मिली वो सीखें आप, और मतलब कोशिश करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, अगर आप सीखते रहेंगे तो आप सस्टेन रहेंगे, चलते रहेंगे। बिल्कुल। और एक सिंगर के लिए मतलब अगर कोई हमारे न्यू कमर देख रहे हैं, आना चाहते हैं इस फील्ड में, उस साथ मेहदी खान साहब को फॉलो भी करते हैं, तो अगर वो गज़ल गायकी की तरफ जा रहे हैं तो क्या अभी भी मुमकिन है, अगर किसी की आवाज़ में वर्सेटैलिटी हो तो वो कर सकते हैं कि गज़ल के साथ साथ आप इस तरफ भी क्यों नहीं कर सकते। देखिए ना खान साहब के बहुत सारे कलाम ऐसे हैं जो दूसरे सिंगर आज भी गा के चल रहे हैं। मेहदी हसन खान साहब के भी ले लें, नुसरत फतेह अली साहब के भी ले लें, जितने भी हैं दूसरे सिंगर, इनके कलाम आज के दौर में गा गा के ऊपर हो रहे हैं। और जगजीत साहब तो जो स्टाइल गाते रहे, उन्होंने एक ख़ास स्टाइल खान साहब का लिया और वो सारी ज़िंदगी उसी को गाते रहे। आज भी आप उनकी गज़लें सुनने लोग गाते हैं, बिल्कुल। तो क्यों नहीं कर सकते। लेकिन असल में लोग ये समझते हैं कि यार सीखने का आप किसी को बोलो तो वो उसके जहन में, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये बिल्डअप किया हुआ है कि यार सीखना तो बहुत ही मुश्किल काम है और वो सारे गामा ही करते रहो, सीखते नहीं। दौर चेंज हो गया। जिस तरह पहले हम तख्ती और कलम दवात से लिखते थे, फिर पेंसिल से, अब आज के दौर में बच्चा 2-4 क्लासेस पढ़ता है तो पेन आ जाता है उसके पास। तो दौर चेंज हो गया ना, वो टैबलेट पे सीख रहा है, एप्लीकेशंस पे सीख रहा है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सब चीज़ों से सीख रहा है। अब वो नहीं है तख्ती पे और ट्यूशन जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज लें आप घर पे, और उसकी तैयारी भी आप उस पर ही करते हैं, टैबलेट पे, अपने मोबाइल पे, इवन असाइनमेंट भी मोबाइल पे आप बना रहे हैं। तो इसी तरह सीखने का भी जो है वो दौर चेंज हो गया है। अब आप उसको इतना मुश्किल ना लें, इतना बोलें। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप करते हुए सीखते हैं, तो आप थोड़ी सी एक नो हाउ तो हो ना। आप गाना गा रहे हैं, आपको पता तो हो कि म्यूजिक एक्चुअल है क्या। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता है ना कि स्टीयरिंग किस तरह है, इसके हम गियर किस तरह लगाएंगे, ब्रेक कहाँ पे, वो सारी चीज़ें पता है। तो म्यूजिक का पता हो, 4 बीट क्या होती है, 3 बीट क्या होती है। अगर आप उर्दू की तरफ नहीं जाना चाहते, राग रागनी की तरफ चलें, नहीं सीखें, स्केल तो सीखें ना, बीट्स तो सीखें ना, टेम्पो तो समझ में आया, आपकी सुर ऊपर नीचे करते हैं, सुर नहीं सोचते, चलें टोन कर लें, पिच कर लें, पिच हाई कर लें, फ्लैट कर लें, शार्प कर लें, ये बेसिक नॉलेज हो, फिर आप गाना शुरू कर दें और फिर गाते गाते आप गवैये बन जाएंगे। लेकिन वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल, वो एक गुड इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना जरूरी है। बिल्कुल, जैसे लोग कहते हैं, कहावत भी है कि गाते गाते तो गवैया बन ही जाता है इंसान। और आज पहले के दौर में कहते थे कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। हम तो आज कहते हैं, आज के दौर में सारे ताले खुल जाते हैं, सारे ताले चल जाते हैं, सारे ताले बेताले हो, कोई से भी ताले हो, स्टील के, अलीगढ़ के भी ताले खुल जाते हैं। आपके अंदर जज्बा तो होना गाने का। मेरे पास लोग आते हैं कि यार हमने गाना है, तो मैं कहता हूँ सुनाओ, फिर मैं सुन के अगर अच्छा गाता तो कहता हूँ ठीक है गाना गाओ, वरना फिर मैं कहता हूँ बेटा गाना गाओ नहीं, गाना बनवाओ। ओके। क्योंकि गाना अलग चीज़ है, गाना बनवाना अलग चीज़ है। बहुत फिर हम गाना बना के उनको तैयारी कराते हैं, सीडी पे दे देते हैं, फिर वो 2-4 जगह गाते वो सेट हो जाता है, फिर वोकल कर लेते हैं। वाओ।
तो ये ज़रूरी है कि आपको एटमॉस्फेयर मिले, उस माहौल में आप बैठें और कुछ बेसिक्स तो सीखें ना। कहीं आप उस एज ए सिंगर जा रहे हैं और आपको कुछ बेसिक ही नहीं पता तो फिर तो नहीं मजा है, फिर मुश्किल है। अच्छा, हम उस एरा की बात कर रहे हैं जब जैसा आपने बताया कि आजकल तो चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान। आप आवाज को जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ऑटो ट्यून आ गया है, वो ट्यूनिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू आपकी आवाज जो है वो और खूबसूरत बन सकती है। ऑटो ट्यून नहीं, मैनुअल ट्यून है। अच्छा, अगर आप बोलें जैसे कभी कभी तो हूँ, अब कभी कभी तो हूँ, ये भी कर सकता हूँ मैं। खाली हूँ को चेंज कर दूँ, क को चेंज कर दूँ, भी को चेंज, यानी मैनुअल ट्यूनिंग एक एक हुर्फ की कर सकते हैं। तो वो फिर उसमें सिर्फ, लेकिन ये होता है कि हम एक्सप्रेशन, जो जुनून है ना, वो आपका चाहिए। मैं मशीन से जुनून पैदा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते। मैं मशीन से फील पैदा नहीं कर सकता। वाह वाह वाह। सुर कर लूंगा सही, टेम्पो सही कर लूंगा। मैं बहुत सारे सिंगर ऐसे आए हुए, बड़े बड़े स्टार हैं, नाम नहीं लूंगा, कि वो उन्होंने मतलब एक्टिंग के स्टार हैं, उन्होंने कहा जी हम ऐसे नहीं गा सकते म्यूजिक के साथ, हम ऐसे ऐसे गाएंगे चुटकियों पे और हमारा गाना कर दो। हमने कहा ठीक है, चुटकियाँ आहिस्ता बजाना। हमने उनको गवाया, फिर हमने पहले काट काट के टेम्पो में किया, फिर सुर में किया, उनको गाना बना के दिया। उन्होंने 2-4 शो में गाया, उनको बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल गया। ओह माय गॉड। और हमारे एक बहुत बड़े सिंगर भी हमारे दोस्त हैं, वो डी शार्प का एक गाना था, मैं उनको गवाता रहा 2 घंटे तक, वो डी से गा रहे थे, आधा सुर नीचे, डी शार्प पे आ ही नहीं रहे। तो मैंने कहा भाई डी पे गा दो, डी पे गा दिया। बाद में हमने उसको प्लस कर दिया, एक ट्यून वो डी शार्प पे हो गया। अब आज गाते हैं कॉन्सर्ट्स में, मतलब हज़ारों दफ़ा गा चुके हैं, किसी को भी नहीं पता चलता। तो इतने ताले, हमारे पास इतनी चाबियां आ गई हैं, 7 ताले खुल जाते हैं। लेकिन आपका जो नए बंदे, उसके अंदर जुनून तो हो, जुनून होना चाहिए, शौक तो हो, हाँ। एक फील तो देना, जो वो लफ्ज़ कह रहा है। आपका मूड अच्छा है, मैं आपको सैड गाना दे दूं, आपके गाने में कभी सैड फील आएगा नहीं आपको, क्योंकि आप बड़ी खुश होके गा रही हैं ना, बड़ी ऊपर से, और आप सैड गाना गा लें, सुर में गाएंगी, लय में गाएंगी, फील नहीं आएगा, फील नहीं है। एग्जैक्टली। और आप बहुत दुखी हैं, बुझी हैं, टेंशन में, मैं आपको कोई डांसिंग सॉन्ग दे दूं तो आप भले सुर लय में गा दें, लेकिन वो फील ट्रांसफर नहीं होगा। आवाज़ का, म्यूज़िक का ये बड़ा खासा है कि वो सुनने वाले पे जैसे रिकॉर्ड हो जाएगा ना, वो फील भी रिकॉर्ड कर लेता है। वो आवाज़ के सूती असरात रिकॉर्ड हो जाते हैं, वो 10 साल बाद भी सुने तो आपको वो फील ट्रांसफ़र होता है। आप रफ़ी साहब के ऐसे गाने सुने जो वो गाते हुए रोएं, तो वो आपको भी सुन के लगेगा। खास आपकी गज़लें बहुत सारी ऐसी हैं कि जो बड़ी फील डेप्थ में आप भी गाएंगे, आपके भी आंसू आ जाएंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये फील हमेशा ट्रांसफ़र होता है, आवाज़ फील हमेशा ट्रांसफर होती है। और पहले का जो एरा था, फिर मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर मेहनत भी ज़्यादा थी। हमारे लोग जो हैं, जो उन्होंने अपना मकाम बनाया और नाम बड़ी बनाया, तो वो अल्लाह पाक की तरफ से जो है सच में ऐसा ही है कि वो Blessing है। दुनिया जब तक चलती रहेगी, उनका नाम भी चलता रहेगा और यहाँ पर हमारा शो भी चलता रहेगा। लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, ब्रेक का टाइम आ गया है। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। कुछ उसके दिल लगावट जरूर थी, वरना कुछ उसके दिल कुछ उसके दिल कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया, कैसे
ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था। जरूर उसकी तवज्जो की जरूर उसकी तवज्जो की रहबरी होगी। नशे में था, नशे में था, नशे में था, नशे में था तो फिर अपने ही घर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था। जिसे बुला कई जिसे बुला कई साल हो गए कामिल। जिसे भुलाए कई साल हो गए कामिल। मैं आज उसकी मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे।
क्या कहने, मजीद तारीफ करूंगी लेकिन यहाँ पर टाइम हो गया वक्फे का। आप लोग कहीं जाएगा मैं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आज हमने पूरा प्रोग्राम जो है उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को डेडिकेट किया। एक छोटी सी कोशिश की कि उनकी जो है बातें करें, उनके जो गज़ल, उनके गीत, उनको जो है सुने और यादें ताज़ा करें। और बहुत मज़ा आया, टाइम कहाँ चला गया पता नहीं चला। इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। खादिम साहब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही अच्छे मौके पर। और यहाँ पर चलते चलते नाज़रीन चलते हैं, पहले मैं अपना एक्सट्रो देती हूँ, फिर हम गाने की आपसे गीत की फरमाइश करेंगे। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफिज। जाते जाते शामिल करते हैं खादिम साहब की एक खूबसूरत आवाज में खूबसूरत गीत और गजल जो वो सुनाना चाहे। जैसे तुझे आते नाने के बाने, जैसे तुझे आते हैं नाने के बहाने, ऐसे ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए यार जिसे सही दिल ही दुखाने के लिए यार जिसे सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम।